साथियों, आज मैं भारत में अल्पसंख्यक, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद के सच के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कॉपरटोर्टी ने एक वैश्विक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार किसी राष्ट्र राज्य में रहने वाले ऐसे समुदाय जो संख्या में अल्प हों और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हों एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों, तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र, राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। साथियों, संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक कौन होगा, यह राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा या राज्य स्तर पर, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सन 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। उस समय भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का गठन हुआ, तब भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी अल्पसंख्यक कौन है न तो संविधान में परिभाषित किया गया और न ही किसी अन्य कानून में। साथियों, 1947 में इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था और पाकिस्तान एक धार्मिक देश का निर्माण हुआ था। साथियों, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ईसाई बहुसंख्यक राज्य हैं और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी अच्छी खासी है। फिर भी इन्हें इन राज्यों में अल्पसंख्यक माना जाता है। इसी तरह पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं तथा दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में इनकी पर्याप्त आबादी है। फिर भी इस राज्य में इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। लक्षद्वीप में 96.20% और जम्मू कश्मीर में 68.30% मुसलमान हैं, जबकि असम में 34.20%, पश्चिम बंगाल में 27.5%, केरल में 26.60%, उत्तर प्रदेश में 19.30% और बिहार में 18% में भी इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और वे इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर वे समुदाय जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त न होने के कारण लाभ से वंचित हैं। लक्षद्वीप में मात्र 2% हिंदू है, लेकिन वे वहां अल्पसंख्यक न होकर बहुसंख्यक हैं और 96% आबादी वाले मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति का व्यक्ति राजस्थान में अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। ये कहा गया, जब प्रदेश बदलने के साथ उस व्यक्ति की SC, ST और OBC स्थिति बदल जाती है, तो अल्पसंख्यक की स्थिति को बदलने में क्या समस्या है राज्यों के स्तर पर। अल्प का क्या अर्थ है? अल्प का अर्थ है बहुत छोटी संख्या। तो भारत की धर्म के नाम पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्प कैसे हो सकती है? ये सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है। 1976 में जोड़े गए पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द, जिनकी न तो संविधान में स्पष्ट परिभाषा दी गई है और न ही कोई एक परिभाषा ही है जिसे हम पंथ कहते हैं। बाकी दुनिया उसे धर्म मानती है। जिसे हम धर्म कहते हैं, शेष दुनिया के लिए वो इतनी अनोखी और अबूझ अवधारणा है कि उसके लिए किसी के पास कोई सही शब्द ही नहीं है। इसी प्रकार समाजवाद के भी अनेक रूप हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, टीटोवाद जैसे कई अलग अलग मॉडल हैं। उन्हें लोकतंत्रात्मक या जनवादी भी बताया जाता है, पर वे थे बहुत ही अत्याचारी और दमनकारी। यह अकारण ही नहीं था कि भारत के संविधान रचयिताओं ने उसकी मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों से परहेज करना ही श्रेष्ठ समझा था। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो शिक्षा जैसे क्षेत्र में कॉमन पाठ्यक्रम लागू हो। धर्म व्यक्तिगत विषय हो सकता है,
लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों का नियमित विषय नहीं हो सकता। सरकार को धार्मिक शिक्षा देने वालों को टैक्स के रूप में वसूले गए राजस्व से सहायता बंद करना ही उचित है। हिंदू एक धर्म नहीं है, भारत की संस्कृति है। अतः भारतीयता और उसका गौरव अवश्य शिक्षा में जोड़ा जाए ताकि बच्चों को पुरातन भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो सके। आखिर कब तक यह राजनीतिक भ्रष्टाचार चलता रहेगा? क्या इससे देश विघटन, अलगाव, टकराव और बिखराव की ओर नहीं बढ़ेगा? सर्वोच्च आवश्यकता है कि इन विघटनकारी शक्तियों को रोका जाए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। जो देश के संविधान को अपने धर्म के विरुद्ध मानकर उसका पालन न करे, उसे न माने, ऐसे व्यक्ति को उसके नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जाए। देश की स्वतंत्रता, एकता तथा अखंडता को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।